हेलो एवरीवन, ये सेकंड पार्ट है हमारा। यूरोप के ऊपर हम बात करेंगे। और यूरोप के ऊपर सेकंड पार्ट इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहे थे, इसलिए उसको थोड़ा सा रोकना पड़ गया। तो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि उस रशिया के बारे में, क्योंकि रशिया भी हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैंने इसको आपको बहुत डिटेल में समझा दिया था एशिया के बारे में, पर अब यूरोप में देखते हैं। सबसे पहली बात, इसकी कैपिटल जो पड़ती है मॉस्को, याद रखिएगा ये आपके यूरोप वाले पार्ट में ही पड़ती है, ठीक है। पहली बात, मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि समझा दूं रशिया के बारे में, आप तभी हम समझेंगे कि क्या कहानी बनती है। देखिए, रशिया हम जानते हैं कि इसके कुछ पार्ट सेंट्रल एशिया में चले गए, कुछ पार्ट अगर हम बात करें यूरोप में भी चले गए थे। कहानी क्या होती है, मैंने आपको वर्ष बताया था 1991 का, और टाइम था आपका, महीना था दिसंबर का। दिसंबर के वर्ष में 1991 में जो यूएसएसआर हुआ करता था, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। हालांकि आज के टाइम पे बहुत बड़े पैमाने पर है रशिया, एक बहुत बड़ा देश, अगर लैंड एरिया देखा जाए तो आज भी बहुत बड़ा है पूरे विश्व में अगर हम देखें तो इस यूएसएसआर टूट जाता है। उसमें टूटने के बाद कितनी कंट्रीज बनती है? बनती है टोटल 15 कंट्रीज। ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। तो 15 कंट्रीज बनती है, और जब इसका विघटन होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि कितनी कंट्रीज बनी थी, 15 बनी थी। 15 कंट्रीज एक तरीके से कैटेगराइज हो जाती है अलग अलग तरीके से। आप जानते हैं यूक्रेन के मामले में तो आज भी विवाद चल रहा है, ठीक है। यूएसएसआर यहाँ से विघटन हो गया यूएसएसआर का। अब क्या होता है यूएसएसआर के बारे में, पहली चीज याद रखिएगा, टोटल अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं कैसे ब्रेक होती है, इसमें से आपको कुछ तो याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, जो इसकी 5 कंट्री थी, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था कि हमारी जो सेंट्रल एशिया की कजाकिस्तान, जिनके पीछे स्थान स्थान लग रहा था, वो सारी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो 5 तो आपकी सेंट्रल एशिया की कंट्री बन गई, जो इससे ब्रेक होकर निकल गई, बाहर हो गई, टूट गई थी। इसके अलावा 3 कंट्रीज और बनी, जो आपकी बनी बाल्टिक बाल्टिक स्टेट के रूप में। बाल्टिक स्टेट अभी बताऊंगा कौन से होते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आते हैं ऐसे। प्लस में 3 अगर हम इसमें और जोड़ें तो 3 थी आपकी काकेशस, ठीक है। काकेशस जिसको बोला जाता है, मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया था कि काकेशस जो एक पर्वतमाला बहुत बड़ी है, तो उसमें से 3 स्टेट बन गए थे जिनका नाम बोला जाता है काकेशस स्टेट। इनको ऐसे लिख लेते हैं। शायद मैंने लास्ट टाइम थोड़ी सी गलत लिखी थी, एक बार इस बार देख लीजिएगा। काकेशस ऐसे लिखते हैं इसको, काकेशस जो स्टेट हुए 3। वैसे आप इसके अलावा आप देखेंगे तो कितने हो गए हमारे, 11 हो गए। 4 अलग वो स्टेट है, उनको हमको ध्यान नहीं रखना, पर हमारे को ये याद रखने हैं 5 जो मैंने बताया था सेंट्रल एशिया वाले, जो हम जिनमें हमने बताया था लास्ट में स्थान लग रहे हैं, तो आप उनको याद रखेंगे। तो ये तो ऐसे हो गए ब्रेक। अब 3 जो थे बाल्टिक स्टेट बने। बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हैं उनको जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है। यहाँ पर अगर आपको मैप में जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो एटलस जरूर रखिएगा, और यूरोप का, या आप ऐसे भी देख सकते हैं वर्ल्ड मैप के हिसाब से। वो बाल्टिक स्टेट 3 है यहाँ पर। कौन कौन से हैं? पहला है आपका लिथुआना, ठीक है। दूसरा है आपका, इसको पहले मैं ढंग से लिख ही देता हूँ। पहले अगर हम बात करेंगे, पहला हो जाता है आपका लिथुआना, ऐसे हिंदी में लिख लेते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं लिख के दिखा देता हूँ। लिथुआनिया, लिथुआनिया, और इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, लिथुआनिया, राइट। पहला हो गया। दूसरे की अगर हम बात, आपको दिख रहा होगा लिथुआना हमने दिखा दिया। दूसरा है आपका लातविया, इसको ऐसे लिखते हैं, लातविया, दूसरा हो गया। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, तीसरा कौन सा हो गया आपका? एस्टोनिया, एस्टोनिया। ये 3 स्टेट आपके हो जाते हैं जिनको बाल्टिक स्टेट के रूप में हम जानते हैं आज के टाइम पे, या बाल्टिक राज्य कहते हैं जिनको। तो ये याद रखना है ज़रूरी। और ये देखिए, इनका अगर बॉर्डर एरिया देखेंगे आप ऐसे तरीके से, क्यों कहा जा रहा है अगर इस तरीके से देखा जाए मैप में, क्यों? क्योंकि बाल्टिक सी की तरफ इनका मुंह है और यहाँ से जुड़े हुए हैं। हालांकि बात करें तो बाल्टिक सी से ये भी जुड़ रहे हैं, पर बाल्टिक स्टेट ये क्योंकि साथ में है, और ये अलग से टूट के बन के इससे निकलते हैं यूएसएसआर से। और देखिए, आज अगर आप देख रहे होंगे, आपको दिक्कत भी होती है कभी याद करने में, तो आपको दिख रहा होगा यूएसएसआर के पार्ट क्यों नहीं होंगे। आपका बेलारूस भी था, आपका यूक्रेन भी था इसका पार्ट, और ये वाला पार्ट तो दिख ही रहा है। तो बाल्टिक सी में आपको याद रखिएगा, इनका नॉर्थ की तरफ इसका मुंह रहता है, इसलिए इनको बाल्टिक स्टेट के रूप में माना जाता है। पहला आपका लिथियाना हो गया, लातविया हो गया, और आपका हो गया एस्टोनिया। ये 3 ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर। बाल्टिक स्टेट बहुत ध्यान रखना है जो हमारा है, क्योंकि बाल्टिक सी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, जो मैंने आपको बताया था कि बाल्टिक स्टेट से हमने ये बात करी थी कि जो आपका जर्मनी से कील नहर जो थी, इसको नॉर्थ सी के साथ बाल्टिक सी को जोड़ती है, फिर ये पोलैंड, सॉरी, डेनमार्क को जर्मनी अलग करता है बाल्टिक कील नहर के द्वारा। ये सारी चीज़ों को आपस में रिलेट करेंगे तो आसानी हो जाएगी, राइट। अच्छा, इसके अलावा हमने बात करी थी 5 सेंट्रल एशिया के, जो हमने कंट्री बताई थी रूस में, सॉरी एशिया कॉन्टिनेंट में, हमने उसको अच्छे से समझा लिया था। देखिए, एक चीज़ और दिमाग में आ गई, ये है बेलारूस। ये बेलारूस दिख रहा होगा, वो यूक्रेन के ऊपर पड़ता है, और ये इसी का पार्ट हुआ करता था एक टाइम पे रशिया का। बेलारूस की पहली बात याद रखनी है हमको, इसकी कैपिटल का नाम है मिन्स्क, मिन्स्क इसकी कैपिटल का नाम है। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, मिन्स्क, ठीक है। मिन्स्क इसकी कैपिटल का नाम है।
पहला बात तो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है बेलारूस की जो कैपिटल पूछी जाती है, क्योंकि बेलारूस बहुत एक अलग ही देश है, कंट्री की तरीके से पावरफुल कंट्री मानी जाती है बेलारूस को। तो बेलारूस इसका, अगर ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेलारूस के बारे में, क्योंकि जब ये अलग होता है यूएसएसआर से, इसकी एक लंबी कहानी बनती है। और ये जो देश जो होते हैं सारे अलग अलग, जैसे हमने टोटल 15 कंट्री की बात करी थी, इनमें से 12 कंट्री जो थी मिलकर इन्होंने एक चीज़ की स्टैब्लिशमेंट कर दी जिसको कहते हैं CIS। इसको पूरा अगर हम तरीके से बोलेंगे इसको कहेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है CIS का। इन्होंने इसकी नींव रख दी थी। और इसके अलग है कि ऐसे ये नहीं था कि यूएसएसआर की कोई लड़ाई थी उस तरीके से रखा। इन्होंने आपस में जो एक समझौता रखा कि किस किस तरीके से बाजार को नियंत्रण करेंगे, वो आपसी इनके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनके क्या क्या सुधार रहेंगे, इस पर्पज से इन्होंने CIS की नींव रख दी थी। ठीक है, और बस याद रखना है कितने थे, 12 स्टेट थे जो यूएसएसआर से टूट कर बनते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो इन्होंने हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करा उन्होंने बेलारूस के मिन्स्क में करा था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि बताइए कि कौन कौन से थे, तो ये हमको याद रखना महत्वपूर्ण बन जाता है। 12 कंट्रियों के नाम बताना कुछ खास मेरे लिए ज़रूरी नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इतना डिटेल में हमारे एग्जाम में कभी आएगा भी नहीं ना, तो यूपीएससी में आता, तो ये तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ, हाँ जैसे मैंने एक और बताया था कि काकेशस, जिसको मैं 12 गलत बोल देता हूँ, काकेशस बोलते हैं इसको। आपने बात करी थी हमने पर्वतमाला, एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है ये। काकेशस जो है ये कंट्री या इनको राज्य कहा जाता है, ये 3 है, इनका भी नाम याद रखना है। पहले का नाम है, एक होता है आपका जॉर्जिया के बारे में, दूसरा मैंने आपको बताया था आर्मेनिया के बारे में, और एक है आपका अजरबैजान। अजरबैजान, इन तीनों को याद रखिएगा। ये काकेशस है और ये कहाँ पर पड़ता है आपकी, ये एशिया का पार्ट है ना कि यूरोप का, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा। बस याद रखिएगा 3 कौन से हो गए, काकेशस हो गया जिसमें आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। आप अभी उठा के देखिएगा, यहीं आपस में दिखेंगे आपको तीनों के तीनों। इसके अलावा अगर हम आपने जो बताया था बाल्टिक स्टेट के बारे में, वो तीनों यहीं पर साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, आपका लिथुआना हो गया। और बाल्टिक सी को इस तरीके से याद रखिएगा, आपस में किस किस तरीके से आपस को ब्रेक कर रहे हैं या एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अगर हम रशिया के बारे में बात करते हैं, आप जानते हैं कि रशिया एक सबसे बड़ी एक रेलवे अगर लाइन की बात करते हैं यहीं पर है, बहुत लंबी रेलवे लाइन है, लगभग 9000 के अराउंड इसकी जो किलोमीटर में अगर देखा जाए इसकी रेलवे ट्रैक है। और कहाँ से कहाँ तक चलता है उसको सबसे ज़रूरी है, मैं आपको पहले इसमें बाद में बताऊंगा। पहले चीज़ याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन दिमाग से निकल जाता है कई बार। इसी से अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने टाइम लाइन अगर बोलें या टाइम जोन्स कितने जाते हैं, 9। बहुत बड़ा है ये देश, यहाँ से लेके एंड तक जाता है, यूरोप में भी एशिया में भी 9 जाते हैं, 9 टाइम जोन जाते हैं आपके। और इसलिए कहा जाता है कि जो रशिया अपनी बाउंड्री को भी कई बार अपना कंट्रोल नहीं कर पाता। अलास्का जो था इसका पार्ट इसने अमेरिका को दे दिया था, इसलिए क्योंकि देखिए आप समझिए इतने बड़ा लैंड एरिया है, उसके लिए आर्मी चाहिए, उसके लिए खर्चा चाहिए, उस सभी के लिए इनको ज़रूरत पड़ती है। और इसी कारण आज भी देखेंगे आप, रशिया वैसे पावरफुल है किस चीज़ में, मिलिट्री तौर पर, मिलिट्री तौर पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर इकोनॉमिक तरीके से देखेंगे तो भारत से तो बहुत वीक है। लगभग इसकी जो 2 ट्रिलियन के अराउंड इसकी GDP है, जो बहुत कम है अगर इस तरीके से देखा जाए तो। इसलिए पावरफुल मिलिट्री के तौर पे माना जाता है, पर इकोनॉमिक तरीके से देखा जाए तो बहुत वीक है। और इसलिए ये चाइना से इसके अच्छे संबंध रहते हैं, क्योंकि चाइना के साथ बाउंड्री भी शेयर करता है। और अभी आप सभी को पता होगा कि इसके बहुत अच्छे अच्छे जगहों में, खासकर मॉस्को पे भी एक तरीके से अधिकार करने के लिए बोल रहा था चाइना कि हमारा ये पार्ट हुआ करता है। तो वो अलग बात है पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। पर याद रखिएगा रशिया बहुत बड़ा है, जो 11 जोन जो टाइम होते हैं हमारे इसी से गुजरते हैं। तो ये समझ सकते हैं अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको 11 बार अपनी घड़ी के टाइम को चेंज करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा देश, इसलिए पूरे विश्व में सबसे बड़ा माना जाता है इसको। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कुछ बात करते हैं, हमने बात करी थी एल्बुर्स के बारे में। जो एल्बुर्स है, एल्बुर्स बोलते हैं, एल्ब्रुस बोलते हैं इसको कई जगह, ऐसे एल्ब्रुस ऐसे भी लिखते हैं, एल्बुर्स बोला जाता है इसको। जो है आपका क्या नाम है, ऊंची जो इसका शिखर है, ये पूछा जाता है कहाँ पर पड़ता है आपका, ये आपका रशिया में ही पड़ता है। और आप सभी हम बात कर चुके हैं कहाँ पर पड़ेगा, ये काकेशस जो आपकी चोटी पड़ती है या माउंटेन रेंज है, उसी का सबसे ऊंचा पॉइंट है एल्ब्रुस, और ये रशिया का ही पार्ट है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा पॉइंट क्लियर, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसको हमें दिमाग में रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि देखिए पूछा जाएगा कि रशिया आपका यूरोप और एशिया में पड़ता है, ये ठीक है पॉइंट। पर ये पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसी कौन सी जगह है जब ये एक तरीके से डिवाइड हो जाता है, यूरोप में चले जाता है और एक तरफ एशिया में चले जाता है। यहाँ एशिया वाला पार्ट है, आप सभी जानते हैं, ये यूरोप वाला पार्ट है। तो किस तरीके से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको ब्रेक कर देती है 2 जगहों में, तो ये आप याद रखिएगा। पहला हो जाता है यूराल पर्वत, मैंने आपको यूराल पर्वत के बारे में लास्ट टाइम पे बताया था, एक तो इसको ब्रेक कर देता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, दूसरे आपकी यूराल रिवर जो यहीं से निकलती है, यूराल रिवर जो कैस्पियन सी में गिर जाती है, मैंने बताया था। एक वोल्गा रिवर भी गिरती है और एक आपकी ये भी गिरती है यूराल रिवर, ये भी इसको ब्रेक करती है अगर इस तरीके से बात करें। एक होता है आपका कैस्पियन सी, जो ये है, देखिए आपको दिख रहा होगा कैस्पियन सी आपका रशिया के साथ भी तो जाता है ये वाला, तो ये भी इसको अलग कर देता है। किस में, एशिया से, ये दिख रहा होगा आपको ये वाला पार्ट, एशिया में जाता है इधर वाला।
तो एक तो कैस्पियन से अलग कर रहा है आपका, एक यूराल पर्वत कर रहा है आपका। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी बन जाता है। इनमें से कोई भी एक आ सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा पार्ट है जो 2 पार्ट में डिवाइड करता है एशिया आपको, यूरोप को, सॉरी इसको, रूस को, यूरोप और एशिया में। तो याद रखिएगा, एक तो यूराल पर्वत हो गया, एक आपकी यूराल नदी हो गई, और एक आपका हो गया कैस्पियन सी। तो ये भी दोनों क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, खासकर कैस्पियन सी को लेकर ही क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कौन सी ऐसी इसको ब्रेक करती है। तो कैस्पियन सी इसको अलग कर देती है यूरोप से, वो सॉरी एशिया से यूरोप के बीच में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ और बात करते हैं कि हाँ, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, मैंने बोला चाइना के साथ थोड़ा सा बहुत डिटेल का पॉइंट हो जाएगा, पर फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में इसके बारे में विवाद भी रहा था थोड़ा बहुत। अमूर रिवर, अमूर रिवर, अमूर रिवर, ये एक तरीके से रशिया और चाइना के एकदम बाउंड्री लाइन पे बहती है ये अमूर रिवर, और ये बहुत बड़ी रिवर मानी जाती है रशिया की। तो इसको भी याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि इनके बीच में कौन सी रिवर बहती है आपकी चाइना और रशिया के बीच में। हालांकि दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, मित्र की तरीके से, और चाइना किसी का मित्र होता नहीं, जैसे मैंने बताया था। अभी इसका एक अच्छे इलाके को कैप्चर करना चाह रहा था। बाकी मैंने बताया था ट्रांस साइबेरियन जो वाला पार्ट है, मतलब ट्रांस साइबेरियन बहुत बड़ी रेलवे लाइन है, जो लगभग 9000 के अराउंड किलोमीटर के अराउंड इसका पूरा रेलवे ट्रैक है। आज तक अगर हम बात करेंगे तो इतना होगा ही नहीं किसी तरीके से, क्योंकि देश ही इतना बड़ा है ये। और दूसरी बात, इसका बोलेंगे कि इसका वेस्ट में जो इसका एक रेलवे ट्रैक है, क्योंकि ऐसे जाएगी रेलवे ट्रैक, और एक होगा आपका ईस्ट में। तो यहाँ वाले पार्ट की स्टेशन को और इस वाले स्टेशन को जो सबसे लास्ट में पड़ता है, उसका क्या क्या नाम है आप सभी को मैं बहुत बार पहले ही बता चुका हूँ। एक का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग जिसको कहा जाता है। एंड सेकंड है व्लादिवोस्तोक, ये वाला जो इधर हो जाता है, व्लादिवोस्तोक, ठीक है, व्लादिवोस्तोक। इसको भी जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पूर्व और पश्चिम में कौन सा है। ये पश्चिम में पड़ता है, ये पूर्व में पड़ता है। वैसे अगर इसको रशियन लैंग्वेज में इसको सेंट पीटर्सबर्ग नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है लेनिनग्राद, लेनिनग्राद। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लेनिनग्राद, ये इसको पढ़ा जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग को ऐसा भी लिख सकते हैं, पीटर्सबर्ग या बोलते हैं पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग। इसको रशियन में ये कहा जाता है लेनिनग्राद, पर वैसे भी आप इसका दूसरा नाम ये कह सकते हैं। और ये व्लादिवोस्तोक तक चलती है, और लगभग 9000 किलोमीटर के अराउंड इसका ये पूरा डिस्टेंस है, जो बहुत ही माना जाता है। और अगर इसके बीच में एक सबसे बड़ा, एक बोलेंगे कि बड़ा रेलवे जंक्शन है, उसका नाम है मॉस्को, सबसे बड़ा, क्योंकि कैपिटल भी इनकी है ये। और आप सभी जानते हैं रशिया को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। 5 सागर क्यों? क्योंकि इसके साथ 5 सागर इसके साथ मेल खाते हैं, मिलते हैं इसके साथ, और ये उन सभी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इसलिए इसको 5 सागरों का बंदरगाह कह सकते हैं, पत्तन कह सकते हैं, पोर्ट कह सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। इसके अलावा बस इतना ही हमको याद रखना है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था बेकाल जो लेक है, सबसे गहरी लेक है, सबसे गहरी लेक मानी जाती है, वो आपकी इसी में आती है, किसके? रशिया के पास है। पूरी झील में बात करेंगे पूरे विश्व में, और सबसे मीठे पानी की झील के रूप में भी इसको जाना जाता है, मीठे पानी की है ये। और इसी के अपोजिट अगर आप कैस्पियन सी की बात करेंगे तो भी इसी इलाके में आती है, और वो सबसे पूरे विश्व में सबसे खरे पानी की बात करें, सॉल्ट वाटर की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है आपकी यही, कौन सी? कैस्पियन सागर। तो ये सब चीज़ें हमको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा रशिया के बारे में, बस इतनी ही चीज़ याद रखिएगा। हालांकि कुछ और पॉइंट इसके स्टैटिक वाइज बनते हैं, वो स्टैटिक जीके में मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर हमारा। इसके अलावा मैं एक चीज़ ये बताता हूँ, आइसलैंड थोड़ा सा ऊपर पड़ा है, और इसके बारे में थोड़ा हमारे लिए समझना जरूरी है। देखिए, ये विश्व में अगर हम आइलैंड के बारे में बात करते हैं तो 18वें नंबर पर सबसे बड़ा आइलैंड है ये। आइलैंड ही तो है, देखिए चारों तरफ से पानी से भरा हुआ है। बार बार चीज़ याद रखिएगा, आइलैंड जो पानी के चारों तरफ से घिरा हो, प्रायद्वीप जिसको पेनिसुला कहा जाता है, वो 3 जगह से पानी से घिरा होता है, उसको हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम बात करते हैं इसके बारे में कि 18वें विश्व में सबसे 18वां अगर हम बड़ा द्वीप के बारे में बात करते हैं, इसकी राजधानी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये इसकी राजधानी दिख भी रहा होगा आपको, इसको कहा जाता है रेकवाजिक, ठीक है। मैं इरेज करके दोबारा यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में तो आपको दिख ही रही होगी। इसको कहते हैं रेकवाजिक, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, रेकजाविक, रेकजाविक ऐसे पढ़ा जाता है इसको, और इसको ऐसे लिखेंगे रेकवाजिक, इसकी कैपिटल है। और ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं, पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है इंपॉर्टेंट है ये। आइसलैंड सबसे ऊपर दिखता है आपको आइलैंड के रूप में, कंट्री के रूप में, इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। और अभी हाल ही में इसको आप जानते हैं कि वर्ष 1994 की बात है, ये एक लोकतंत्र आइलैंड बना था, और ये पहले विश्व का ऐसा आइलैंड बना जो एक लोकतंत्र बना, मतलब एक डेमोक्रेसी आई यहाँ पर, और पूरी तरीके से स्वतंत्र बना था 1994 के टाइम पे ये, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। इसमें शायद मेरे हिसाब से ब्रिटेन ने इसमें कब्जा कर रखा था, और फिर बाद में इसको एक तरीके से आज़ादी मिली, और
ये पूर्ण स्वतंत्र बन गया वर्ष 1994 में, और आज के टाइम पे विश्व का पहला सबसे पुराना, अगर हम बात करें लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र वाला या पार्लियामेंट डेमोक्रेसी वाला, जो अगर हम आइलैंड बात करेंगे या कंट्री बात करेंगे आइलैंड के रूप में, वो आपका आइसलैंड ही है। तो ये सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं। मैं कुछ यूरोप की रिवर के बारे में फिर रिकॉल करा देता हूँ जो हमारे लिए ज़रूरी था। हमने बात करी थी पो रिवर के बारे में। पो आपकी इटली में है और इटली की उसको गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। यहीं पर आप सभी जानते हैं कि एक हमने बात करी थी इटली में टाइबर रिवर, जो रोम, इसकी कैपिटल है रोम, उसके एक तरीके से मुहाने पर है, किनारे पर है आपका, टाइबर रिवर के किनारे। हमने बात करी थी टाइबर रिवर हो गया आपका, टेम्स रिवर मैंने बताया था इंग्लैंड, जो आपका लंदन है यहीं पर है आपका। इसके अलावा मैंने आपको कुछ और भी बताया था, फ्रांस में बताया था आपका मैंने, फ्रांस की एक सीन रिवर मैंने बताई थी, पेरिस इसी के किनारे पड़ता है आपका, इसको भी याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बने आज के टाइम पे। आपसे पूछा जाता है ऑर्डर रिवर के बारे में, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ऑर्डर रिवर आपकी पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में बाउंड्री लाइन शेयर करती है, पर याद रखिएगा कि जो आपका ऑर्डर रिवर है आपकी, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में, पर पोलैंड के इलाके में बहुत ज़्यादा है ये, मतलब पैमाना देखा जाएगा तो ज़्यादा पोलैंड में देखा जाता है और इसको इसलिए पोलैंड की रिवर माना जाता है, राइट। और हाँ, एक चीज़ है, नीपर रिवर पूछी जाती है कि नीपर रिवर आपकी कहाँ बहती है। ये आपकी रशिया में ही बहती है, नीपर रिवर। बहुत कम आती है पर थोड़ा बहुत इसको याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा वैसे। और यूराल रिवर मैंने आपको बता दिया, एशिया और यूरोप को बीच में से एक तरीके से डिवाइड करने वाली बात है, और ये यूराल रिवर आपकी कैस्पियन सी में ही गिरती है, ये भी चीज़ हमको याद होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं एक अलग से चैप्टर में करा दूंगा जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के तरीके से, विश्व के हिसाब से जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा क्लियर, जो मैंने आपको समझाना था। मैं यही कहना चाह रहा था कि हम जितना भी हो सकता है उसको आपस में रिलेट करना जाने, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से आप मैप अपने सामने रखें और हो सकता है तो इसको नोट ना करें, जैसे कई लोग बोलते हैं कि इसको नोट कर लेते हैं, वो सही नहीं रहता मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप उसको नोट करके जा रहे हैं, जैसे आपने ल्यूसेंट में देखा होगा, ल्यूसेंट के अंदर सबसे बड़ी मेरे को जो कमी लगती है वो ये चीज़ की लगती है कि हर चीज़ को उन्होंने फैक्चुअल तरीके से रख रखा है कि आपको डायरेक्टली आएगा कि बाल्टिक सागर से ये लिंक करती है, वो बिल्कुल गलत है। आप मैप उठाइए, उसको देखिए कहाँ से कहाँ पर जा रही है। अब जैसे अब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे बाल्टिक सी के बारे में, तो मैंने आपको बार बार बताया, बाल्टिक सी का 3 याद रखिएगा, लिथुआना हो गया, लातविया हो गया, आपका एस्टोनिया हो गया, इनको राज्य कहा जाता है। तो अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको याद रहेगा ये बाल्टिक सी के अराउंड ही है। और बाल्टिक सी आएगा तो आपको तुरंत याद आएगा नॉर्थ सी यहीं पर था, और वो क्या करता था, वो आपका जो कील नहर है जो आपकी, इनको एक तरीके से ब्रेक करती है, आपस में जोड़ती है, इस तरीके से हमने बात करी थी। तो जैसे आपके दिमाग में आएगा फिर आपको डेनमार्क आएगा। सारे फैक्चुअल डाटा जो आपके हैं, मैंने बताया था, इसको ज्यूलैंड प्रायद्वीप कहा जाता है या पेनिसुला कहा जाता है। तो यही आपको ट्रिक याद करने के तरीके हैं। फिर आप जैसे जाएंगे डेनमार्क, आपके दिमाग में खुद आएगा, रिकॉल करेंगे आप, हाँ डेनमार्क के जस्ट एकदम सामने पड़ता है यूनाइटेड किंगडम। यहीं पर एक इंग्लिश चैनल है जो फ्रांस और इसको अलग करता है। फिर फ्रांस आएगा तो आपको तुरंत आ जाएगा सीन रिवर यहाँ पर बहती है। तो कहने का मतलब आप इसको भी रिलेट करना चाहें। और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि बहुत ज़्यादा मुझे अभी प्रेस देखने को मिला, बहुत लोगों ने पसंद करा हिस्ट्री का जो कोर्स था, अभी एंसेंट हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है और बहुत पसंद कर रहे थे कि बहुत मज़ा आया पढ़ने में। तो सभी के लिए थैंक यू। जो डाउट सेशन रहता है पर उसमें जब अच्छी चीज़ें लिखी जाती है तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, एक दो क्वेश्चन ये थे कि कई लोग कह रहे थे कि हमने स्टैटिक जीके का कोर्स ले लिया है और हम अब साथ में, या कोई कह रहा है ज्योग्राफी का ले लिया, कोई कह रहा है करंट अफेयर का ले लिया, पर अब हम दूसरे और कोर्स लेना चाह रहे हैं क्योंकि अच्छे लग रहे हैं पढ़ने में, तो उनको भी करा दीजिए। तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा ये है कि नहीं हो पाएगा, आप उसको उस हिसाब से देखें या डिस्काउंट का वेट करें जब मैं इसको करूँगा, क्योंकि एक दिन के लिए या एक बच्चे के लिए मैं कर नहीं सकता। इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पूरा प्राइस चेंज करना पड़ेगा हर किसी कोर्स का। तो किसी दिन होगा तो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, पर आपको जैसा मिल रहा है वैसे कर लीजिए। वैसे ऑलरेडी बहुत कम प्राइस है, आपको दिख ही रहा होगा। और अगर आप, कई लोग मुझसे कह रहे थे कि करियर विल वालों के बारे में, कि करियर विल हो गया और आपका एक और पता नहीं बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जो कंटेंट देते हैं, रेमो सर का भी कोई है शायद, वो कह रहे थे एग्जामो, हाँ एग्जामों के नाम से बोल रहे थे कि अभिनय हो गए, ये सभी टीचर जीएस का जो कोर्स है लगभग बस पूरे कंप्लीट 500 रुपये में दे दे रहे हैं, और आप इतना महंगा कोर्स दे रहे हैं 600 650 के अराउंड। पहली बात तो देखिए, आप कंटेंट की वैल्यू समझिए, कंटेंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है। मैं दूसरे के उससे नज़रिए से नहीं देख सकता, क्योंकि दूसरे कंटेंट किस तरीके से दे रहे हैं, मैं अपने किस तरीके से दे रहा हूँ और कितने डेप्थ में मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप सभी को पता होगा। दूसरी बात, हर चीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर चीज़ को एनालिसिस करके आपको देता हूँ एग्जाम में, ये मैं बता देता हूँ कि एग्जाम में आ रखा है, क्योंकि मैं आज भी उन चीज़ों को पढ़ता हूँ। अगर जैसे कोई रिसेंट पेपर हुए हैं, जैसे अभी रिसेंट में आपका पेपर हुआ था स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कहीं नए आए, तो उसको मैं शामिल करूँगा आपके कोर्स के अंदर, इसलिए तो 1 साल की वैलिडिटी रखी गई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ें। कंजूसी 100 रुपये में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं प्राइस जितना मैं मेहनत करता हूँ उस हिसाब से आपके लिए रख रखा है।
तो थोड़ा बहुत आप भी समझे मेहनत इसमें। हाँ, अब मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें जोड़ दूँ जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कि हालांकि वो अफ्रीका वाला पार्ट आ जाएगा, ये दिख रहा होगा आपको, स्पेन आ गया और यहाँ पर आ गया अफ्रीका। ये कई बार आता है कि बताइए कि कौन सी जल संधि एक तरीके से दोनों को जोड़ती है, किसको, आपके यूरोप को और अफ्रीका को। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर आपको क्वालिटी में दिख रहा होगा, इसको जिब्राल्टर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ बड़े में, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर इसको ऐसे लिखा जाएगा, जिब्राल्टर जन संधि कहते हैं, या इसको स्ट्रेट कहा जाएगा इंग्लिश में, जिब्राल्टर स्ट्रेट। क्या करता है जिब्राल्टर स्ट्रेट, आपके अफ्रीका और इसको स्पेन को जोड़ता है, और ये सॉरी किसको, यूरोप को जोड़ता है। और अगर ये आ जाता है कि बताइए, ये तो ठीक है कि यूरोप और एशिया को जोड़ रहा है, सॉरी यूरोप और आपके अफ्रीका को जोड़ रहा है, पर ये आ सकता है कि बताइए दो ऐसे कौन से कंट्री के बीच में है ये। तो आप याद रखेंगे, इधर आपका पड़ता है स्पेन, ऊपर दिख रहा है, और यहाँ पर आपका पड़ता है आपका मोरक्को, राइट। ये वाला जो इधर पड़ेगा ये आपका मोरक्को पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन आई है कई बार कि बताइए कि जिब्राल्टर जो आपकी जल संधि है या आपका स्ट्रेट है, कौन सी दो कंट्री के बीच में है, तो एक तो स्पेन और मोरक्को। या ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि एशिया, सॉरी यूरोप और आपके जो इधर हो जाता है अफ्रीका, इसके बीच में कौन सा आपका जल संधि देखने को मिलता है, तो उसी को जिब्राल्टर कहा जाता है। एक तो क्वेश्चन ये हो गए, दो क्वेश्चन। एक और याद रखिएगा, जो आपको आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सीट आपको दिख रहा होगा। दूसरा उत्तरी अटलांटिक, यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक वाला सागर है ये पूरा पार्ट, ये नीचे अगर आपको दिख रहा होगा। तो इन दोनों को भी अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन जोड़ती है जल संधि, तो यही जोड़ती है, दिख रहा होगा ना बीच में, ये मेडिटेरियन सी जो पूरा पूरा भूमध्य सागर यहाँ पर बह रहा है, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन यहाँ पर पूरा बह रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। और अफ्रीका और यूरोप को जो अलग करता है ये करता है। तो इन सब चीज़ों को आपको दो तीन चीज़ों से रिलेट करके रखना है। बाकी मैंने आपको बताया था डोवर जल संधि जो थी आपकी इधर ही पड़ती है, बार बार याद रखिएगा ये क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बताता हूँ डोवर, डोवर जल संधि या स्ट्रेट इसको कह सकते हैं। याद रखिएगा ये आपके किस किस के बीच में पड़ता है, फ्रांस और लंदन के बीच में, सॉरी लंदन कह रहा हूँ मैं, आपका यूनाइटेड किंगडम के बीच में, और इंग्लिश चैनल भी यहीं पर पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि बताइए कौन सी ऐसी जल संधि है, कौन सी ऐसी इसको डोवर को ऐसे लिखेंगे, डोवर, ऐसी कौन सी जल संधि है जो ब्रिटेन को और आपको फ्रांस को अलग करती है। तो इन तरीके से याद रखेंगे ग्रेट ब्रिटेन के हिसाब से, ठीक है। बाकी सारे हमने बात कर ही लिए, बाल्टिक सी के बारे में आपको बता दिया था। मैं जितनी कोशिश रख रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन ना फंसे, अलग बाहर ना हो। बाकी अगर आप कॉन्टिनेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसको जरूर प्रीवियस सर्च के क्वेश्चन के साथ लगाएं। हो सकता है कुछ टॉपिक मुझसे छूट गया होगा, कुछ पॉइंट, वैसा मान ली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एसएससी के हिसाब से, क्योंकि एसएससी में ज़्यादातर वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा बहुत कम होता है क्वेश्चन वाइज। अगर आप प्रीवियस सर्च की बुक उठा के देखेंगे तो बहुत कम मिलेंगे। पर हम सिलेबस को मैं इसलिए पहले करा रहा हूँ क्योंकि हमारी एक रैंकिंग होनी चाहिए कि हम पहले किस चीज़ को कर रहे हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड को ही समझें, तभी आप धीरे धीरे इंडिया पे जाएंगे। अभी हम ये सारे कॉन्टिनेंट खत्म करने के बाद फिर तुरंत हम दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर आएंगे, फिर खत्म करने के बाद सीधा महासागर पढ़ेंगे, फिर हम सीधे भारत में आ जाएंगे और भारत के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं इस टॉपिक को। इसके बाद अगला वाला कॉन्टिनेंट हम उत्तरी अमेरिका को देखेंगे, फिर उसके बाद फिर हमारा दक्षिण अमेरिका। और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से मैंने सारे कंप्लीट कर ही लिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।